हेलो मेरे प्यारे बच्चों, क्या हाल चाल। बढ़िया सब। तो कैसे हो मेरे बब्बर शेर और शेरनियों। प्यारे बच्चों, चलते चलते हम एक बार फिर से बायोलॉजी के एक और न्यू क्वेश्चन पेपर को चलिए सॉल्व कर लेते हैं। एकदम लेटेस्ट पैटर्न पर, एकदम नए पैटर्न पर आधारित ये क्वेश्चन पेपर है बायोलॉजी का। हूबहू सेम आपका क्वेश्चन पेपर रहने वाला है और यहां तक के बहुत सारे क्वेश्चन भी आपको यहां से बोर्ड एग्जाम में दिखाई पड़ेंगे और इस बात की गारंटी 100% हम लेते हैं। तो चलिए देख लेते हैं कि कितने क्वेश्चन आएंगे, कौन से क्वेश्चन कितने नंबर का हो सकता है, कितने ऑब्जेक्टिव होंगे, कितने शॉर्ट टाइप के होंगे, कितने लॉन्ग टाइप के। सब कुछ जानना हमारे लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। प्यारे बच्चों देखिए, सबसे ज्यादा जो पेपर में जरूरी होता है वो होता है आपको कि हाँ ये इंस्ट्रक्शन वगैरह देख लेना, जो कि आपको बखूबी पता ही हो गया। और आपका क्वेश्चन पेपर कितने नंबर का आएगा, तो ये आपका 70 नंबर का आएगा। तो बायोलॉजी हो गया, फिजिक्स हो गया, केमिस्ट्री हो गया, इनमें सबसे अच्छी बात तो यही है कि 30 नंबर प्रैक्टिकल मिलेगा और 70 नंबर का ही क्वेश्चन पेपर आएगा। तो यही हमारे लिए प्लस पॉइंट हो जाता है यहां से इसमें भी परसेंटेज बनाने के। ठीक। और बायोलॉजी एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें अगर आपको क्वेश्चन का आंसर नहीं भी आ रहा है तो आप अपने से थोड़ा बढ़ा मतलब बना करके किस तरह से लिख सकते हैं। तो चलिए आज हम वो भी आपको बता देंगे, क्योंकि यहां आधे से ज्यादा आप अपने से बनाकर भी लिख सकते हैं। इसमें टॉपिक ही ऐसे बनते हैं। शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। पहला क्वेश्चन प्यारे बच्चों आपका बहुविकल्पी होगा, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन से शुरुआत होगी। ठीक है ना। चलिए देखा, बहुविकल्पी प्रश्न में बोलेगा कि सही विकल्प चुनकर अपनी उत्तर पुस्तिका में लिखिए। ये इस तरह से आपका क्वेश्चन देगा। तो पहला क्वेश्चन है कि टेपिटम परत का कार्य क्या है। सारे महत्वपूर्ण वाले हैं, याद रखना, इसीलिए बायोलॉजी में हमने ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन पेपर सॉल्व करवाए हैं। तो कह रहा टेपिटम का कार्य क्या है। टेपिटम क्या है, लघु बीजाणुधानी की सबसे भीतरी परत है। 3 नंबर वाले में भी बताया है, 2 नंबर वाले में भी, और इसको हमने एमसीक्यूएस वाले में भी बताया है। तो कार्य क्या है, पराग कणों का पोषण या फिर पराग कणों का निर्माण, या फिर बच्चों कह रहा है अंतःपरत यानी एंडोथेलियम का निर्माण, या फिर पराग कणों को नष्ट कर देना। तो ये क्या होता है, टेपिटम का कार्य पराग कणों का पोषण, साथ ही कुछ हार्मोन्स भी IAA IBA भी यहां से निकलता है, बट वो नहीं है। तो मुख्य कार्य जो है वो है पराग कणों का पोषण। आई बात समझ में, ये टेपिटम। और टेपिटम अगर पूछ ले किसका भाग है तो याद रखना, जो टेपिटम होता है ना बच्चों, ये लघु बीजाणुधानी, लघु बीजाणुधानी, लघु बीजाणुधानी कई बार पूछा गया है, जिसको बोला जाता है पराग कोश। ठीक है ना, क्या कहा जाता है, पराग कोश की क्या होती है, भीतरी परत है, कि सबसे भीतरी परत है, भीतरी परत है, याद रखना। ठीक है ना। टेपिटम क्या है, लघु बीजाणुधानी जिसे पराग कोश कहा जाता है, इसकी सबसे भीतरी परत होती है। ठीक, टेपिटम। चलिए आगे चलते हैं बच्चों। अगला जो क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, कह रहा कि निम्नलिखित में से एक अपरदहारी है। अपरदहारी, अपरद का मतलब मिट्टी, आहारी का मतलब आहार कर लेना, हारी। ठीक है ना। अपरद आहारी मतलब यहां अपरदहारी का मतलब मिट्टी का पोषण करने वाला, मिट्टी को खाने वाला। तो कौन सा है, विकल्प है केचुआ, मेढक, पक्षी, हाथी। और अब तो समझ में आ गया होगा कि मिट्टी का पोषण कौन करता है, तो केचुआ। केचुआ क्या है, एक अपरदहारी है, यानी मिट्टी को खाने वाला है। चलिए आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन प्यारे बच्चों की, डेंगू बुखार बोले थे जिसको हड्डी तोड़ बुखार भी कहा जाता है, डेंगू बुखार कह ले या हड्डी तोड़ बुखार का वाहक क्या है, एनाफिलीज है, एडीज है, क्यूलेक्स है, इनमें से कोई नहीं। तो प्यारे बच्चों क्या हो जाएगा, एडीज हो जाएगा। इसमें याद रखना कुछ में देखिए सबका हम बता दे रहे हैं कि जो पहला होता है बच्चों कि यहां से डेंगू का क्या होता है, मादा एडीज इजिप्टी, मादा एडीज इजिप्टी। उसके बाद जो दूसरा होता है मलेरिया। ठीक है, सब में याद रखना, क्योंकि अगर ये नहीं आया
तो इनमें से कोई ना कोई तो देगा ही। मलेरिया का क्या होता है, इसमें कौन सा मच्छर के काटने से होता है, मादा एनाफिलीज, मादा एनाफिलीज मच्छर के काटने से होता है बच्चों। उसके बाद एक है हाथी पांव बीमारी, हाथी पांव जिसको कहा जाता है फील पांव या फाइलेरिसिस, ठीक है ना, याद रखना। हाथी पांव में क्या होता है, मादा क्यूलेक्स मच्छर के काटने से होता है। तो मादा क्यूलेक्स सब मच्छर ही हैं, बट याद रखना यहां पे बीमारी याद रखिएगा आप, ठीक है। तो ये सब याद रखना, ये बढ़िया तरीके से अपने माइंड में रख लीजिए कि डेंगू बुखार मादा एडीज एजिप्टी के काटने से होता है, मलेरिया मादा एनाफिलीज, हाथी पांव मादा क्यूलेक्स मच्छर के काटने से होता है, ठीक है ना। क्लियर हो गया, अब दिक्कत नहीं होनी चाहिए बच्चों। चलिए देख लीजिए, आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन, तीसरा क्वेश्चन कह रहा है कौन सा एंजाइम डीएनए को विशेष स्थानों से काटता है, यानी इनमें से कौन सा एंजाइम है जो डीएनए को विशेष स्थान से काटेगा। जैसे अगर डीएनए की स्ट्रक्चर है तो डीएनए को विशेष स्थानों से काटने का काम कौन करता है, हमको मालूम है बबुआ कि इसमें जो होते हैं, ठीक, ये इसमें क्या है, नाइट्रोजन क्षार हाइड्रोजन बंध द्वारा इस तरह से बंधे होते हैं, ठीक है, इस तरह से बंधे होते हैं। तो इनको काटने का काम, मान लेते हैं कुछ इनको कुछ विशेष स्थानों से ही, जैसे यहां से काटना है, इनको कुछ ये विशेष स्थानों से ही काटते हैं, तो इनको काटने का जो काम है वो कौन करता है, ये आपको बताना है, ये आपको बताना है। पॉलीमरेज करता है या फिर एंडोन्यूक्लियस करता है या फिर एक्सोन्यूक्लियस करता है या फिर लाइगेज करता है। तो प्रतिबंधन मतलब ये क्या कहते हैं, एंजाइम डीएनए मतलब कौन सा एंजाइम काटता है, तो प्रतिबंधन एंडोन्यूक्लियस, ठीक है। कौन सा होता है बच्चों, तो नाम पूरा होता है प्रतिबंधन एंडोन्यूक्लियस एंजाइम। और ये जो लाइगेज होता है ना, इसका काम है जोड़ना, ठीक है ना, इसका काम है जोड़ना, जबकि इसका काम है काटना, इसका काम है बच्चों काटना, ये काटता है। तो लाइगेज जो एंजाइम है वो जोड़ने का काम करता है, और जबकि ये एंडोन्यूक्लियस इसका काटना नाम कार्य है। और इसी को मॉलिक्यूलर सीजर बोले तो इसी को आणविक कैंची या चाकू भी कहा जाता है, इसी को आणविक कैंची या आणविक चाकू भी कहते हैं, ठीक है ना, समझ में आ गया। चलिए अब आगे देखते हैं। अगला जो है, देखिए आपके 4 बहुविकल्पी हो गए, 4 बहुविकल्पी प्रश्न आएंगे, चारों आप बहुत सिंपल तरीके से कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होने वाली। फिर आपका निश्चित उत्तरीय प्रश्न या फिर जिसको हम अति लघु उत्तरीय प्रश्न बोलेंगे, ये आएगा बच्चों। ये 5 क्वेश्चन रहेगा, ठीक है ना, और ये सारे क्वेश्चन 1-1 नंबर वाले, इस तरह से 5 ये रहा, और आपका 4 बहुविकल्पी। तो 1 नंबर वाला क्वेश्चन कितना आएगा, 9 नंबर का, यानी 5 यहां से 4 बहुविकल्पी के, तो सारे 1-1 नंबर वाले, तो 9 नंबर का बहुविकल्पी प्रश्न मतलब बहुविकल्पी, और ये मिलाकर रहेंगे। अति लघु उत्तरीय प्रश्न में ज्यादा लिखना ही नहीं होता। जैसे दिया है, पहला कह रहा है एलिसा तथा बीओडी का पूरा नाम लिखिए, तो फुल फॉर्म वाले क्वेश्चन भी बनते हैं, ठीक है। तो ये आपको बताना है कि एलिसा, और यहां पे क्या है, एलिसा का फुल फॉर्म बताना है, और एलिसा से संबंधित 2025 में भी क्वेश्चन आया है, और साथ में बीओडी से भी क्वेश्चन। तो देखिए एलिसा का मतलब क्या होता है, तो इसका मतलब होता है एंजाइम लिंक्ड इम्यूनो सोर्बेंट, उसके बाद ऐसे, ये इसका थोड़ा लंबा है, लंबा चौड़ा सा फुल फॉर्म है कि एंजाइम लिंक्ड इम्यूनोसोर्बेंट एशे। अब देखिए एलिसा, बट 2025 में जो क्वेश्चन आया था बच्चों, वो ये पूछा था एलिसा क्या है, और
मतलब पूछा था कि एलिसा का परीक्षण या एलिसा का प्रयोग किसके लिए किया जाता है। तो एलिसा का जो उपयोग है वो एचआईवी के संक्रमण से निजात पाने के लिए, यानी एड्स के इलाज में इसका प्रयोग किया जाता है, ये एक तकनीक है। और साथ ही ये इसमें क्या होता है, गर्भावस्था की भी पहचान करने में या जांच करने में होता है। अगला है कि बीओडी क्या है, तो बायो केमिकल ऑक्सीजन डिमांड, इसका क्या होता है फुल फॉर्म, इसका होता है बायोकेमिकल, बायोकेमिकल ऑक्सीजन, ऑक्सीजन डिमांड, ये ठीक है ना। तो ये क्या होती है, मतलब जैसे ये जल को शुद्ध करने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है, वाहित मल वाले में आपने पढ़ा है, ठीक है। तो ये फुल फॉर्म हो जाएगा। अगला है कि हीमोफीलिया को ब्लीडर रोग क्यों कहते हैं, ब्लीडर रोग क्यों कहा जाता है, तो क्योंकि यहां पर कारण क्या होता है, क्योंकि इसमें चोट लगने के बाद रक्त का थक्का नहीं बनता है, नहीं बनता है। देखिए जैसा क्वेश्चन है उसी के अनुरूप लिखना भी है। अब भाई शॉर्ट में है, एक नंबर वाले में तो लिखेंगे बस इतना है कि क्योंकि हीमोफीलिया रोग में चोट लगने के बाद रक्त का थक्का नहीं बनता, या बनता भी है तो बहुत देर लग जाते हैं, तब तक रोगी की मृत्यु भी हो सकती है या हो जाती है। इसी कारण इस रोग को ब्लीडर रोग कहा जाता है। अब देखिए जैव प्रौद्योगिकी से आप क्या समझते हैं, तो जैव प्रौद्योगिकी क्या है, तो जैव प्रौद्योगिकी एक प्रकार की विज्ञान की वो शाखा है, यानी विज्ञान की उस शाखा के अंतर्गत आता है जिसका उपयोग करके, यानी जिसमें विभिन्न प्रकार के सूक्ष्म जीवों और पादपों या कोशिकाओं का उपयोग करके मानव हित के लिए प्रयोग किया जाता है। तो ठीक है, इसमें क्या होता है, जैव प्रौद्योगिकी, इसमें सूक्ष्म जीवों, पादपों व अन्य कोशिकाओं का उपयोग करके मानव के हित में प्रयोग में लाया जाता है, ठीक है ना। ये तो जैव प्रौद्योगिकी के अंतर्गत ये होता है। अगला है कि आनुवांशिक रूपांतरित जीव या जंतु से आप क्या समझते हैं, तो आनुवांशिक रूपांतरित जीव किसे कहा जाता है, तो ऐसे जीव जिनमें कोई अतिरिक्त जीन प्रवेश कराया जाता है, तो इससे प्राप्त जीव को आनुवंशिक रूपांतरित जीव कहते हैं, आनुवंशिक रूपांतरित जीव कहते हैं, ठीक है भैया। ये होता है, मतलब इनमें क्या होता है, इनके जीन में हेर फेर करके कोई अतिरिक्त जीन यानी प्रवेश करा दिया जाता है, फिर वो जीन अपना लक्षण दिखाएगा, तो ऐसे जीव को आनुवंशिक रूपांतरित जीन कहा जाता है। और आनुवंशिक रूपांतरित फसल भी आती है, ठीक है ना, फसलों में भी ये चलता है, तो एक प्रकार का वो भी है। तो अगला है सहजीवन से आप क्या समझते हैं, सहजीवन क्या होता है, तो दो जीवों के बीच ऐसा संबंध जिसमें दोनों को क्या हो, दोनों को लाभ हो, उसे क्या कहा जाता है, सहजीवन। यानी ऐसा जीव जिसमें दो जीव साथ साथ, यानी दो जीवों के बीच ऐसा घनिष्ठ संबंध हो कि जहां दोनों को साथ साथ लाभ होता है। जैसे में बात कर लें बच्चों,
जैसे में फूल व मधु, क्या लिख रहे हैं, मधुमक्खी। अब इसमें ऐसा क्यों होगा, देखिए जब मधुमक्खी फूल पर बैठेगी तो मधुमक्खियों को क्या है, फूल का रस मिलेगा, लाभ मिला। बट फूल का भी क्या हो रहा है, पॉलिनेशन हो रहा है, तो ये फूल का भी क्या हो रहा है, परागण हो जा रहा है, तो लाभ इसको भी मिल रहा है। ठीक है, तो ये संबंध हो जाएगा। देखिए यहां से भी बच्चों ऐसे क्वेश्चन है बबुआ, ये कि यहां से भी 100% हम दावे के साथ बोल रहे हैं आपके पेपर में क्वेश्चन आएगा, नहीं तो आप देख लीजिएगा, देख लो इसको एक बार। हो गया ना, चलिए आगे देखते हैं। अब देखिए लघु उत्तरी आपका पार्ट 1 शुरू हो जाता है। लघु उत्तरी जो पार्ट 1 होगा ना, यहां से बच्चों लघु उत्तरी जो पार्ट 1 होगा, हर एक क्वेश्चन कितने नंबर का, 2 नंबर का। हर एक क्वेश्चन 2 नंबर का। कितने क्वेश्चन होंगे बच्चों, 5 क्वेश्चन होंगे 2 नंबर का के हिसाब से 10 नंबर का क्वेश्चन ये हो जाएगा। ये भी शॉर्ट में होते हैं, ज्यादा नहीं लिखना। जैसे दिया है कि मानव शुक्राणु का एक नामांकित चित्र बनाइए, तो डायग्राम से संबंधित एक क्वेश्चन रहेगा। ठीक है, अगला है कि मंडल नहीं होगा, मेंडल ने अपने प्रयोग के लिए मटर के पौधे का चयन क्यों किया था। तो ये हमने बहुत अच्छे से समझाया है बच्चों 3 नंबर वाले क्वेश्चन में भी, क्यों किया था। तो देखिए ये है सब बनाने, मतलब बना बनाकर लिख सकते हो अगर आपने थोड़ा भी तैयारी की है। तो मेंडल ने जरा ये बताओ कि मटर के पौधे का ही चयन क्यों किया। सबसे पहला, मटर 1 वर्षीय पौधा है, क्योंकि थोड़े समय में ही इसमें फूल और फल आ जाते हैं। ठीक। दूसरा, इसे आसानी से कहीं भी उगाया जा सकता है, भाई छत पे आप गमले में उगा लीजिए या इधर कहीं आप छोटे जगह में उगा लीजिए। तीसरा, इसमें फूल व फल बहुत ज्यादा लगते हैं ताकि अच्छे से एक्सपेरिमेंट हो जाए। ठीक है, ये चीज होता है। और इसमें आसानी से कृत्रिम परागण यानी क्या होता है, आर्टिफिशियल पॉलिनेशन भी आप करा सकते हैं, कृत्रिम रूप से परागण। तो कई तरीके से, यानी इसमें क्या होता है, मतलब ऐसे बहुत सारे कारण हैं जिसके कारण से मेंडल ने मटर के पौधे को चुना। याद रखना, आई बात समझ में। अगला है आनुवांशिक कोट की विशेषताएं, तो इसको भी तो बता चुके हैं बढ़िया से। आनुवांशिक कोट में अब सुन सुनकर तैयार हो गया होगा। आनुवांशिक कोट की विशेषता में आनुवांशिक कोट त्रिक होता है, यानी ट्रिपल होता है, कोमा विहीन होता है, इसमें कोमा नहीं लगे होते हैं, सार्वत्रिकता को दर्शाता है। ठीक है ना, तो ये ऐसे आप 3 से 4 लिख दीजिए। अगला है बीटी कपास पर टिप्पणी लिखिए। किस पर बच्चों, बीटी कपास। देखिए बीटी चाहे कपास है चाहे फसल है, थोड़ा अंतर होता है, यानी जहां फसल वहां कपास बोल दो। तो आप लिखेंगे, सुनिएगा कि बीटी कपास बीटी जीवाणु के द्वारा उत्पन्न या बीटी जीवाणु के द्वारा तैयार की गई फसल, मतलब क्या है, एक कपास की प्रजाति होती है जिसे बैसिलस थुरिंजिएंसिस नामक जीवाणु से तैयार किया जाता है, और यह एक आनुवांशिक रूपांतरित पौधा होता है। ठीक है, और ये कीट प्रतिरोधी होता है, अर्थात इसको जब कोई कीट खाता है तो बीटी जो जीवाणु होता है वो कीट के शरीर में अंदर जाकर के बीटी विष उत्पन्न कर देता है। जब बीटी उस विष उत्पन्न होगा तो कीट की जो आहार नाल है वो फट जाएगी और जो कीट है मर जाता है। बस ऐसे बनाकर लिख देना है बबुआ। अगला है कि सक्रिय और निष्क्रिय प्रतिरक्षा क्या होता है। तो सक्रिय और निष्क्रिय प्रतिरक्षा के बारे में बताना है। ठीक है ना, देखिए सक्रिय में जैसे आपका टीका उका वाला है जिसमें उपार्जित, और आपको बताया था ना कि सहज और उपार्जित प्रतिरक्षा, वो क्या कहते हैं, सहज और उपार्जित में बताया गया ना था, पूरा सेम है सक्रिय और निष्क्रिय प्रतिरक्षा। ठीक है ना, ये लंबे समय तक इसका प्रभाव नहीं रहता, इसका लंबे समय तक जो प्रभाव रहता है वही चीज है। ठीक है, एक अंतर की तरह लिख देंगे तब भी काम चलेगा। तो ये लघु उत्तरी पार्ट 1। अब लघु उत्तरी पार्ट 2, ठीक यही अच्छे से समझ लीजिए। लघु उत्तरी पार्ट 2 में सारे क्वेश्चन कितने नंबर वाले, 3 नंबर वाले। कितने नंबर वाले बच्चों, इसमें सारे क्वेश्चन 3 नंबर वाले। फिर से बोल दे रहे हैं 12 क्वेश्चन आएगा 3 के हिसाब से 36 नंबर वाले में। यानी अगर आप समझिए कि 70 नंबर के क्वेश्चन पेपर में 36 नंबर का क्वेश्चन पेपर केवल 3 नंबर वाले आएगा।
इसलिए बोल रहे हैं लास्ट टाइम फिर से एक बार हम फिर से इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में 3 नंबर वाले क्वेश्चन की जो वीडियो है लगा दे रहे हैं। फिर से एक लास्ट बार आपसे बोल दे रहे हैं बच्चों, हम्बल रिक्वेस्ट है, एक फाइनली अंतिम बार देख लीजिए, ठीक है ना, नहीं तो हो जाएगा धोखा। अब भी थोड़ा वक्त है आपके पास, 3 नंबर वाले क्वेश्चन को एक सरसरी निगाह से देख लीजिए, ठीक है ना। तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में हम लिंक डाल देंगे, देख लेना वहां से, ठीक। नहीं तो ये सोचिए कि 36 नंबर का आधे से ज्यादा तो यही है, ठीक। अब देखते हैं, जैसे पहला क्वेश्चन है कि मानव में कैंसर रोग के कारणों का वर्णन कीजिए। तो कैंसर रोग का क्या कारण है, बढ़िया तरीके से समझाए हैं, 2 नंबर वाले में भी समझाए हैं। तो इसमें बहुत सारे कारण होते हैं, नंबरिंग करके आप लीजिए, एक्स किरणें हैं, यूवी यानी अल्ट्रा वायलेट रेज होती हैं, कांगरी है, ठीक है, धुआं मतलब जैसे होता है ना जो फैक्ट्री हो गया, बड़ी बड़ी जो चिमनियां हैं उनसे निकलने वाला धुआं हो गया, ठीक है, पॉल्यूशन प्रदूषण हो गया। तो ऐसे बहुत सारे कारण लिख सकते हैं बनाकर। एलर्जी किसे कहते हैं, इसको उदाहरण से ही समझाना है। देखिए, जब हमारा शरीर बाह्य भौतिक कारकों के प्रति प्रतिक्रिया उत्पन्न करता है तो ये अवस्था या घटना ही एलर्जी कहलाती है, ठीक है ना, समझ में आ गया। यानी जब हमारा शरीर कुछ विशेष भौतिक कारकों के प्रति क्या करता है, प्रतिक्रिया, विपरीत प्रतिक्रिया उत्पन्न करता है, तो इस प्रक्रिया को क्या कहते हैं, मतलब इस घटना को एलर्जी। अब विपरीत प्रतिक्रिया में जैसे शरीर में खुजलाहट आ जाए, ठीक ना, दाने निकल आए, तो ये सब भौतिक मतलब ये क्या है, प्रतिक्रिया है। और भौतिक कारक में क्या है, तो एलर्जी में किसी को सनलाइट, सूर्य से एलर्जी होती है, धूप से, किसी को धूल धुआं मिट्टी के कण इनसे एलर्जी होती है, किसी को परफ्यूम से एलर्जी होती है, और तो किसी को सौंदर्य प्रसाधन अन्य जो क्रीम वगैरह होते हैं, तेल, इनसे एलर्जी होती है। बट आज के टाइम में तो सबसे ज्यादा आदमी को एलर्जी है, ठीक है, आदमी को आदमी से। तो याद रखना, एलर्जी वही चीज है, ठीक, कि जब हमारा शरीर किसी बाह्य भौतिक कारक के प्रति विपरीत प्रतिक्रिया उत्पन्न करे तो ये घटना एलर्जी कहलाएगी, ठीक। अब ये एलर्जी के कारक में हमने बता दिया ना कि धूल धुआं मिट्टी के कण हो गया, परफ्यूम हो गया, सूर्य का प्रकाश हो गया, तो ऐसे आदि में लिख देना। अगला वाहित मल पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। तो वाहित मल को बढ़िया से समझाए हैं बबुआ कि नगर शहर कस्बों के गलियों में जो नालियों में बहने वाला मल मूत्र व कचरा होता है, जो वेस्ट अपशिष्ट पदार्थ बहता रहता है, वही क्या है, वाहित मल कहलाता है। वाहित का मतलब है बहने वाला, मल का मतलब है मल मूत्र यानी कचरा। अगला है उत्पादकता को परिभाषित करना है, ठीक है। इसमें उत्पादक, देखिए, उपभोक्ता एक उत्पादक होते हैं और एक उपभोक्ता और एक अपघटक, तीनों बढ़िया तरीके से समझाया है, ठीक है ना। इसमें आप लॉन्ग वाले में भी देखिए, 5 नंबर वाले में भी बढ़िया से अच्छे से बताया है इसको। अब देखिए अगला क्वेश्चन, अब 5 के देखिए, 4 में 4 क्वेश्चन, 5 में 4 क्वेश्चन, 6 में 4 क्वेश्चन, सब में 4-4 रहेगा, इसी हिसाब से तो 12 क्वेश्चन बनेगा आपका, ठीक। तो यहां पे अब 5 के काम दिया है कि भ्रूण पोष क्या है और इसके विकास की प्रक्रिया। अब 3 नंबर वाले में इसको, 3 क्या 5 नंबर वाले में इसको बहुत अच्छे से समझाए हैं कि भ्रूण पोष में क्या होता है, कि इसमें केंद्रीय भ्रूणपोष और कोशिकीय भ्रूणपोष और उसके बाद हैलोबियल भ्रूणपोष, बढ़िया तरीके से कई मतलब तीनों को अच्छे से इसके विकास को समझाया है। तो ये 5 नंबर में आता है कभी कभार, बट यहां से देखिए 3 नंबर में आ गया है, कोई दिक्कत। अनिषेक फलन किसे कहते हैं, ठीक है, जब क्या होता है, मतलब बिना निषेचन के ही अंडाशय से फल का निर्माण हो जाए तो इस घटना को अनिषेक फलन कहते हैं। और इसमें भी अनिषेक फलन कहते हैं, और ऐसे फल को, जो फल बनता है वो अनिषेक फल कहलाएगा। इसमें भी एक अनिषेक बीजता चलता है और इसी में कायिक जनन इसी के थ्रू आता है, जो कलम वगैरह लगाई जाती है, ठीक है ना। चलिए अगला है कि लिंग सहलग्न वंशागत को परिभाषित करिए और हीमोफीलिया और वर्णांध के माध्यम से इसे समझें। लिंग सहलग्न वंशागत क्या होते हैं, तो मनुष्यों में कुछ ऐसे रोग या ऐसे लक्षण होते हैं जिनका संबंध लिंग गुणसूत्र से होता है और इनकी वंशागति को ही लिंग सहलग्न वंशागति कहते हैं। और ये ऐसे रोग होते हैं जो पीढ़ी दर पीढ़ी चलते रहते हैं, और इसको हीमोफीलिया के माध्यम से समझाना है। तो हीमोफीलिया क्या है, हमने बताया ना कि हीमोफीलिया एक ऐसा रोग जिसमें व्यक्ति को
चोट लगने के बाद रक्त का थक्का नहीं बनता है और अत्यधिक रक्तस्राव के कारण उसकी मृत्यु भी हो जाती है। और वर्णांध क्या होता है? वर्णांध एक ऐसी बीमारी है, ये भी एक मतलब लिंग सहलग्न रोग है। इसमें व्यक्ति कुछ विशेष रंगों जैसे लाल व हरे में अंतर नहीं बता पाता है। और यहां से क्वेश्चन ये भी बनता है कि इन्हें रेलवे में ड्राइवर क्यों नहीं बनाया जाता है? तो क्यों? क्योंकि इनमें लाल व हरे में अंतर नहीं बता पाता है, तो इसी कारण इनमें रेलवे में ड्राइवर नहीं बनाया जाता है। अगला है कि पीसीआर, तो पीसीआर पॉलीमरेज चेन रिएक्शन, क्योंकि इसका भी पूर्ण रूप कभी कभार पूछ लेता है। पॉलीमरेज ये होता है चेन रिएक्शन। तो पॉलीमरेज श्रृंखला अभिक्रिया बहुत अच्छे से समझाया है, जिसमें इसमें क्या होता है, अब दीर्घीकरण होता है, उसके बाद तापानुशीतन होता है, विकृतीकरण होता है, ठीक सब कुछ कई प्रक्रिया से गुजारा जाता है। 3 नंबर वाले क्वेश्चन में बताया है, इसीलिए बोल रहे हैं फिर से एक बार देख लीजिए बच्चों। ठीक, ये क्वेश्चन तो मोस्ट इंपोर्टेंट है, इसको बिल्कुल इग्नोर मत करना, नहीं पेपर में जब छपेगा फिर आइएगा, हम बताएंगे तभी समझ पाएंगे कि हाँ सर ने जो बोला था हमने गलती किया, नहीं देखा। ठीक है ना, इसीलिए बोल रहे हैं एक बार, अभी भी टाइम है, डिस्क्रिप्शन में वीडियो पड़ी है, जाकर देख लीजिए। ठीक, अगला क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 6 के का खा गा घा करके देख लेते हैं। खाद्य श्रृंखला और खाद्य जाल में क्या अंतर है? इसके पहले ही अंतर वाले क्वेश्चन को हमने करवाया। खाद्य श्रृंखला और खाद्य जाल में क्या अंतर है? इसमें ऊर्जा का प्रवाह एक दिशिक होता है, इसमें एक दिशिक नहीं होता है। ठीक है, इसमें शुरुआत कहां से होती है? जैसे उत्पादक से, अब इसमें जरूरी नहीं उत्पादक से हो। ठीक, और इसमें क्या होता है, ध्यान देना, इसमें अगर हम बात कर लें ये एक दिशिक होता है, तो ये एक दिशिक नहीं होता, इसमें जाल की तरह बुना होता है। ठीक, इसमें कोई जीव क्या होता है, इसमें अगर जीव के बीच की कड़ी तोड़ दी जाए तो वहीं रुक जाएगी श्रृंखला, बट इसमें अगर कड़ी तोड़ दे तब भी श्रृंखला नहीं रुकेगी। ऐसे अंतर बताया था ना, याद है ना बच्चों? आगे कि मधुमक्खी में लिंग निर्धारण कैसे होता है, तो ये भी 3 नंबर वाले क्वेश्चन में अच्छे से बताया है कि मधुमक्खी में 3 प्रकार की मधुमक्खी, रानी मधुमक्खी, और उसके बाद क्या होता है श्रमिक मधुमक्खी और नर, या जिसको ड्रोन मधुमक्खी कहते हैं। रानी मधुमक्खी का काम नर मधुमक्खी के साथ मिलकर के संतान उत्पन्न करना होता है, यानी रानी मधुमक्खी का जन्म और नर मधुमक्खी का जन्म निषेचित अंडे से होता है, जबकि श्रमिक मधुमक्खी का जन्म अनिषेचित अंडे से होता है। ठीक है ना, और श्रमिक मधुमक्खी का काम जो होता है वो फूलों से मधुरस लाना होता है। ये बढ़िया से बखूबी हमने बताया है। अगला कि जैव विकास संबंधी स्टैनले मिलर के प्रयोग का सचित्र वर्णन कीजिए। ठीक, जीवों के विकास से संबंधी में जो स्टैनले मिलर ने प्रयोग किया था, इसको कभी कभार 5 नंबर में भी पूछ लेता है, बट हमने ये वाला क्वेश्चन 3 नंबर वाले में बताया है। ठीक है, अच्छे से। नेक्स्ट है टाइफाइड व न्यूमोनिया के रोगजनक कारक कौन है? तो टाइफाइड में कौन है, अगर हम बात कर लें बच्चों, टाइफाइड में रोगजनक कारक कौन है, तो इसमें बात कर लें तो क्या होता है, साल्मोनेला टाइफी। साल्मोनेला टाइफी ये एक क्या है, जीवाणु है। साल्मोनेला टाइफी नामक बैक्टीरिया है, और इसमें क्या होता है, स्ट्रेप्टोकोकस स्ट्रेप्टोकोकस न्यूमोनी नामक जीवाणु भी होता है। इसमें भी स्ट्रेप्टोकोकस नामक जीवाणु या बैक्टीरिया होता है। ठीक है, अब उसके बाद इनके लक्षण तो आराम से लिख सकते हो कि टाइफाइड में क्या लक्षण आता है और न्यूमोनिया में क्या लक्षण है। चलिए, तो ये रोगजनक कारक हैं, यानी इसी के द्वारा ये टाइफाइड और इसके द्वारा न्यूमोनिया फैलता है। ठीक, ये जीवाणु जनित रोग दोनों हैं। अब आ जाते हैं बच्चों विस्तृत उत्तरीय प्रश्न में, यानी आपका लॉन्ग वाला क्वेश्चन। अब लॉन्ग वाला जो क्वेश्चन है ना, वो कितने क्वेश्चन आएंगे, 3 क्वेश्चन। कितने नंबर का, पूरे 15 नंबर का। कितने नंबर का, पूरे 15 नंबर का, क्योंकि अगर 3 क्वेश्चन आएंगे, हर एक क्वेश्चन 5 नंबर का, तो 15 नंबर का क्वेश्चन प्यारे बच्चों यहां से बनेगा। अच्छी बात यह है रसगुल्लों कि अथवा में करके आएगा, 7, 8 और 9 सब में
अथवा करके आएगा, यानी एक एक क्वेश्चन आपको सभी से करने हैं। जैसे दे दिया है ना कि मानव में पाए जाने वाले किन्हीं 3 क्रोमोसोमी विकार, बोले तो सिंड्रोम पर टिप्पणी लिखिए। अब इसमें 3 जो क्रोमोसोम है, यानी डाउन सिंड्रोम, टर्नर सिंड्रोम और साथ ही साथ क्या होता है, क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम। ये हमने 3 नंबर वाले में भी बताया है और 5 नंबर वाले में भी बताया है। ठीक है, अथवा में देखिए ये दिया है, क्योंकि इसमें देखिएगा डाउन सिंड्रोम में, सुन लीजिए, डाउन सिंड्रोम में एक गुणसूत्र कम हो जाता है, इसे एकाधी, मतलब डाउन सिंड्रोम में एक गुणसूत्र बढ़ जाता है, इसे एकाधी सूत्रता कहते हैं। इसमें डाउन वाले में गुणसूत्र की संख्या 2n+1 हो जाती है या 47 हो जाता है, और टर्नर सिंड्रोम में 2n-1 हो जाती है गुणसूत्र संख्या या 45, यानी एक गुणसूत्र कम हो जाएगा। और क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम में उसमें एक्स गुणसूत्र की अधिकता हो जाती है, इसी कारण उसमें महिलाओं वाले लक्षण आ जाते हैं या स्तन का विकास हो जाता है। ठीक है, तो ये बढ़िया तरीके से समझाया है। आगे देखते हैं, अथवा में जैसे दिया है कि पुष्पीय पादपों में लघु बीजाणु जनन का सचित्र वर्णन करना है। ठीक है, लघु बीजाणु जनन का, और इसमें लघु बीजाणु जनन या गुरु बीजाणु जनन, याद रखो यहां पे आपका लघु बीजाणु जनन, लघु बीजाणु, ओ भाई मोबाइल, देखिए लघु बीजाणु जनन या फिर बच्चों इसमें गुरु बीजाणु जनन आता है, गुरु बीजाणु जनन आता है। ठीक है ना, याद रखना। और उसके बाद 8वें में देखिए, तो 8वें में जैसे डीएनए के अर्धसंरक्षी प्रतिकृतियन पर की विधि का सचित्र वर्णन करना है। अथवा में देखिए क्या है, जनसंख्या विस्फोट तथा इसके नियंत्रण, यानी जनसंख्या वृद्धि का कारण व निवारण। 5 नंबर में भी बताया है, 3 में। फिर 9वें पे देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 9 कह रहा है जीव मंडल आरक्षियों एवं राष्ट्रीय उद्यान का विवरण करना है। ठीक, 5 नंबर में। तो याद हो बच्चों, ये क्वेश्चन 5 नंबर में, यानी जो क्या है, क्या कहते हैं, जीवों का या जैव विविधता का जो संरक्षण कैसे करते हैं, इसके लिए 2 विधियां हैं। क्या हमने बताया था, स्वास्थानीय संरक्षण, बहिस्थानीय संरक्षण। अब स्वास्थानीय संरक्षण में क्या बताया था कि इसमें जीवों को उनके निवास स्थान पर ही मतलब क्या है, उचित देख और रख रखाव के साथ रखा जाता है। इनमें मानवीय जो हस्तक्षेप होता है, लकड़ी काटना, पशु चराना, अन्य गतिविधियों पर रोक लगा होता है। और बहिस्थानीय संरक्षण भी होता है, जिसमें जीवों को उनके निवास स्थान से हटाकर कहीं और पर शिफ्ट कर देते हैं और वहां पर उनका सुरक्षा किया जाता है। अथवा में दिया है कि मासिक चक्र को परिभाषित कीजिए और इस दरमियान क्या है, हार्मोन्स का पारस्परिक क्रिया का एक विवरण दीजिए। तो मासिक चक्र यानी मेंस्ट्रुअल साइकिल के बारे में बताना है। 3 नंबर वाले क्वेश्चन में इसको बताया है। और कभी कभार तो ये पूछ लेता है कि मासिक चक्र क्या है, इसको प्रेरित मतलब नियमित या नियंत्रित करने वाले हार्मोन्स के नाम लिखना है। ठीक, तो इस तरीके से आपका ये 5 नंबर वाला भी क्वेश्चन रहता है। आई बात समझ में? तो बस आज के इस वीडियो में इतना ही। मिलते हैं किसी और शानदार, लाजवाब, दमदार वीडियो के साथ। आप लोग एकदम बढ़िया से फ्रेश माइंड से विदाउट एनी प्रेशर जाइए एग्जाम में, बढ़िया से पेपर दीजिए। हमारी यही ईश्वर से विशेष है, यही आप भाई हम आप सबको सलाह देंगे। बिल्कुल टेंशन नहीं लेना बच्चों, पेपर बहुत अच्छा जाएगा, ये हमारी दिल से दुआ है। ऑल द बेस्ट, लव यू, बाय बाय, टेक केयर।